प्रवीण एक खिलाड़ी था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाया करता था और लंबी दौड़ लगाने के बाद वो अपने खेल डिस्कस थ्रो मश्क की प्रैक्टिस किया करता था और उसकी ये मश्क तकरीबन 1 घंटे तक चलती रहती। फिर दौड़ते हुए वो अपने घर जाता और जाते ही उसकी वालिदा उसके लिए प्रोटीन शेक ले आती। ये ले बेटा, बहुत थक गया होगा ना, इतनी मश्क क्यों करते हो तुम? करने दो बेगम, ये जितनी मश्क करेगा उतना अपने खेल में माहिर बनेगा और तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। यकीनन अब्बा। बेटा, तू अपनी खुराक तो पूरी ले रहा है ना? हाँ अब्बा, खुराक भी और कड़ी मश्क भी। बहुत खूब, ऐसे ही अपने खेल पर तवज्जो देना। चलो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रवीण के वालिदैन अपने बेटे को काफी हिमायत करते थे क्योंकि वो एक रोज उसे बहुत बड़ा खिलाड़ी बने देखना चाहते थे। लेकिन ये कुछ रोज बाद मुकेश को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में दाखिला कराया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुकेश की जान नहीं बचा पाए। अब्बा! प्रवीण और मालती बेसहारा हो चुके थे। वक्त गुजरा और प्रवीण और मालती ने अपने आप को संभाल लिया। बेटा, वो तो नहीं रहे, लेकिन तुझे एक दिन उनका ख्वाब जरूर मुकम्मल करना है। तुझे एक बड़ा खिलाड़ी जरूर बनना है। हाँ अम्मा, लेकिन अम्मा। तो घर की फिक्र ना कर, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसे कमा लूंगी। नहीं अम्मा, आप नहीं, मैं काम करूंगा। लेकिन अगर तू काम करेगा तो तेरा खेल? अम्मा, मैं सुबह मश्क करूंगा और फिर दिन में काम करूंगा। आप फिक्र न कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन तू क्या काम करेगा? आप पवन मामू जान से राब्ता कीजिए, मुमकिन है उनके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मालती ने अपने चचेरे भाई पवन को कॉल लगाया। हेलो। हाँ बाजी, बोलिए। पवन, प्रवीण के लायक कोई काम हो तो बताना। बाजी, आप उसे कल ही ढाबे पर भेज दीजिए, यहाँ वो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। ठीक है। मालती ने फोन काट दिया। बेटा, कल ही मामू जान के ढाबे पर चले जाना, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। जी अम्मा। अगली सुबह प्रवीण ढाबे पर पहुंचा। वहाँ वो अपने मामू जान से मिला। बाजी कैसी हैं? अम्मा ठीक हैं। जीजा जी का गुजरना एक बहुत बड़ा सदमा था। मामू जान, मैं माँ की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। नेक ख्याल है बेटा। मुझे तो कोई काम नहीं आता, आप अगर मुझे कोई काम सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी मामू जान। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू मेरा भांजा है, मैं तुझे काम भी सिखाऊंगा और पैसे भी दूंगा। फिक्र ना कर बेटा। शुक्रिया मामू जान। पवन प्रवीण को ढाबे का काम समझाने लगा। फिलहाल तेरा काम है खरीदारों से फरमाइश लेना और उन तक खाना पहुंचाना, और धीरे धीरे तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। ठीक है मामू जान। प्रवीण उसी रोज से ढाबे पर काम करने लगा। जी, आपकी फरमाइश जनाब। 2 पराठे और 1 बटर चिकन। मेरे लिए 4 पराठे और दाल मखनी। जी जनाब। प्रवीण ढाबे में वेटर का काम करने लगा। वो खुश था कि कम से कम उसे कोई काम तो हासिल हुआ। कब्ल की तरह रोज सुबह 5 बजे लंबी दौड़ पर जाता और फिर अपने खेल डिस्कस थ्रो की मश्क करता और फिर घर लौटकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाया करता। बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। लाओ अम्मा। प्रवीण जल्दबाजी में नाश्ता खाते खाते निकल जाया करता। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे का ख्वाब जरूर मुकम्मल करना। मालती हर वक्त ऊपर वाले से अपने बेटे की कामयाबी की दुआ मांगा करती थी। यहाँ ढाबे में प्रवीण पराठे बनाना भी सीख रहा था। ये तो आसान है। आसान तो है। प्रवीण जल्द ही पराठा बनाना सीख गया। वाह बेटा, पराठा तो बिल्कुल सही लग रहा है। पवन प्रवीण की तरक्की देखकर खुश था। अब से बीच बीच में प्रवीण पराठे बनाया करता था। कुछ ही रोज में वो पराठे बनाने में माहिर हो गया। वाह प्रवीण, अब तो तुम माहिर हो गए हो।
सब आपका ही सिखाया है भाईजान। अच्छा है। प्रवीण के मामू जान भी ये देखकर बेहद खुश थे। फिर एक रोज जब प्रवीण ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा कि मामू जान बेहद परेशान हैं। क्या हुआ मामू जान? आज एक बावर्ची नहीं आया पराठे वाला। मामू जान तो क्या हुआ? मैं पराठे बना दूंगा। आज छुट्टी का दिन है, खरीदार भी ज्यादा होंगे। तू खरीदार संभालेगा या पराठे बनाएगा? मैं दोनों करूंगा, आप देखते जाइए। प्रवीण को इल्म था उसे क्या करना है, लेकिन उसके मामा जी फिक्र में थे कि आज उनका दिन कैसा गुजरेगा। खैर दोपहर हो गई और खरीदार आने लगे। जी जनाब, क्या पेश करूं? मेरे लिए 4 पराठे और कढ़ाई पनीर, 3 पराठे और अंडा मसाला, मछली करी और 4 पराठे। सारी फरमाइशें लेकर प्रवीण बावर्ची खाने में गया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। उसने बड़े तवे पर पराठे सेकने को डाले और फिर ये लीजिए जनाब आपकी कढ़ाई पनीर, आपका अंडा मसाला और आपकी मछली करी। अरे लेकिन पराठे कहाँ हैं? अभी आ जाएंगे। प्रवीण वापस तवे के पास लौटा और वहाँ उसने तवे पर से पराठे निकालकर उसे सीधा खरीदार की प्लेट में फेंका। ये देखकर खरीदार हैरान हो गए और प्रवीण के लिए तालियां बजाने लगे। ये तो फ्लाइंग पराठा है, वाह दोस्त। शुक्रिया जनाब। फिर क्या था, प्रवीण तवे के पास खड़े रहकर ही पराठे फेंकने लगा। मामा जी भी बेहद खुश थे क्योंकि आज खरीदार रोज से ज्यादा थे और कमाई भी ज्यादा थी। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे मशहूर हो गए। लोग कतार लगाकर फ्लाइंग पराठा खाने तशरीफ लाने लगे। मामू जान के मुनाफे में इजाफा हो गया और उन्होंने प्रवीण की तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया। प्रवीण के घर अब पैसों की किल्लत नहीं थी। ये लो अम्मा। जीता रह बेटा। अब प्रवीण अपने खेल पर भी अच्छे से वक्त दे पाता था। वो रोज मश्क करता, खुराक पूरी लेता। ये ले तेरा प्रोटीन शेक और ये रहे तेरे सप्लीमेंट। शुक्रिया अम्मा। भूलना मत, अगले हफ्ते तेरा मुकाबला है। हाँ याद है। और फ्लाइंग पराठा फेंक फेंक कर वो मशहूर बावर्ची भी बन गया था। लोग उसके साथ तस्वीरें लिया करते थे। वो मशहूर हो चुका था। उसके पास पैसे भी थे और शोहरत भी। डिस्कस थ्रो के इस मुकाबले का खिताब जाता है प्रवीण शर्मा को। और धीरे धीरे वो अपने अब्बा का नामुकम्मल ख्वाब मुकम्मल कर रहा था। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आए। ऐसा मोड़ जो सीधा उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। प्रवीण एक रोज बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रहेगा। मोहनलाल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। अब्बू कह रहे हैं ना कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे।
नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है, जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ।
वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है। पराठा पिज्जा, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे फर्ज अदा करती थी, लेकिन फिर भी हमेशा प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बड़ा ही जायकेदार खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ उसकी कुव्वत में नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने को दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तो उसको दफा करो। मेरी छोटी बहू से मिलो, संध्या। ये ग्रेजुएट भी है और मुलाजमत भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही है। एक रोज की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों काफी फिक्र में नजर आ रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर गैर कानूनी है और जल्दी ही वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर गैर कानूनी कैसे होगा? मालूम नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के अदालत के चक्कर शुरू हो गए। कुछ माह गुजर गए। आखिर अदालत ने फैसला कर ही दिया। आप लोगों का घर गैर कानूनी है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के कदमों तले जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही रोज विजय अजय के पास आया। भाईजान, मुझे कंपनी की जानिब से एक फ्लैट मुहैया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता है। वो बगैर कुछ कहे ही हामी भर देता है और अगले ही रोज विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पर ले लिया और दूसरी जानिब उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। अजय बहुत ही उलझन में था। आप क्यों रो रहे हैं? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, लेकिन उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कब्ल से भी बेहतर मुलाजमत हासिल होगी। लेकिन किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे तब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप फरोख्त कर सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। तुम वजह फरमा रही हो। प्रज्ञा ने सारी बात अपनी सास मधुमती को बताई। तुम वजह फरमा रही हो बहू, मुश्किल के वक्त हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम क्या खाने की चीज फरोख्त कर सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ कब्ल ही फरोख्त होता है। हम कुछ न कुछ अलग तो तलाश ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो कब्ल ही फरोख्त हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दें? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ।
तो अब क्या हम मैगी पराठे फरोख्त करें? वैसे तरकीब बुरी नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और फरोख्त भी बहुत होगा। वाकई? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े मजे से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बहुत खूब, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने शौहर और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे की तरकीब अच्छी लगी। अगले ही रोज प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। बाजी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा की अजमेइश, खाकर तो देखो, बहुत मजेदार होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो लाजवाब है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, हरगिज नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और खरीदार प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय खरीदारों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो अम्मा। सुबह से खरीदार आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन खरीदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने रोज बाद अजय और मधुमती की शक्ल पे खुशी आई थी। अब उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले रोज प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से कबल ही खरीदार खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और खरीदारों को देती जा रही थी। अगले कई रोज तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक रोज की कमाई मेरे आधे माह के पगार जितनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्दी ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। खरीदारों में इजाफा होता ही जा रहा था और साथ ही उनके मुनाफे में भी। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट अदा किया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा है, ये सोचकर कि तुम तालीम याफ्ता नहीं हो, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि तुम क्या हो। तुम्हारा हुनर और ख्वाहिश तालीम से कहीं ज्यादा बढ़कर है बेटा। तुम अजय की मदद करना चाहती थी और तुमने कर दिया। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली मर्तबा उसे गले से लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत।